पार्टिकल पर लगातार ये जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है इस पर लगातार एक फोर्स काम करता है एंड दैट कैलकुलेशन इज वेरी इजी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नोट करिए, फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t टाइम पर इसका कितना फोर्स लगेगा, तो ये हमने बना दिया मास इनटू एक्सीलरेशन ए। अब ए एक्सीलरेशन की वैल्यू रखते हैं t टाइम पर, यहां से पकड़िए t टाइम पर कितनी है, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो कितना हो गया ये m a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। दिस इज बिफोर एट एनी टाइम t। प्लस माइनस रहेगा, जिस डायरेक्शन में काम करेगा उसका साइन हम उठा लेंगे। अच्छा, फोर्स ऑन पार्टिकल एट टाइम t, अगर इसकी बजाय हम टाइम की बजाय डिस्प्लेसमेंट देंगे एट पोजीशन y, हमने टाइम नहीं बताया, पोजीशन बताई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पोजीशन वाला ले लेंगे। पोजीशन वाला फॉर्मूला इसका क्या है, ओमेगा स्क्वायर y, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर 1। एक्सट्रीम पर जाकर मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू a कर देंगे, दैट इज फोर्स मैक्सिमम is equal to m ओमेगा स्क्वायर a। ये मैक्सिमम फोर्स है, प्लस माइनस सब रहेंगे। इस तरह से ये हमने फोर्स के एक्सप्रेशन देखे। फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। If we say it is opposite to the displacement, तो बताइए यहां से जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स किधर होगा, हाँ, इस पार्टिकल के लिए फोर्स इधर है, और जब ये पार्टिकल यहां पर आएगा इस तरफ तो फोर्स इधर होगा। दैट मींस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। दैट वाज आवर कंडीशन फॉर एसएचएल। ओके, तो ये फोर्स के बारे में हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एनर्जी। जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता है तो उसके पास एनर्जी होती है कि नहीं, और कौन सी एनर्जी होती है, अगर होती है तो आंसर है दिस फोर्स इज हैविंग बोथ द एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। क्यों, इसके पास हमेशा वेलोसिटी है, और जिस चीज के पास मास है और वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। नंबर एक। नंबर दो, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, फोर्स के अगेंस्ट जब कोई मूव करता है, mg के अगेंस्ट हमने मूव करके डिस्प्लेसमेंट h कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mg है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है, जो फोर्स के कारण अपनी मेन पोजीशन से हटता है तो उसके पास एनर्जी होती है। दिस मे बी पॉजिटिव, दिस मे बी नेगेटिव, पर एनर्जी उसके पास होती है। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब इसका फोर्स हमेशा इसको सेंटर पर ले जाना चाहता है, पर ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसके पास स्पीड है, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और अब ये दोनों एनर्जी की हम इक्वेशंस बनाएंगे कि ये एनर्जी कितनी कितनी है। पहले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is equal to work done for any displacement. Work done for any displacement हम कैसे निकालते हैं, work done for displacement is equal to F dy 0 to 1 force into displacement। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, फोर्स की वैल्यू आपने निकाली है m ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स, तो इसको हमने रखा m ओमेगा स्क्वायर y dy, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। दिस इज इक्वल टू m और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, y dy का इंटीग्रेशन किया, y dy का इंटीग्रेशन कितना होता है
वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट 0 to y। आप लिमिट रखेंगे तो नहीं, लिमिट रखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन आएगा, ये क्या हो गया 1 अपॉन 2। सो दिस इज हाफ m omega square y square. This work converts into potential energy U. So this is our expression for potential energy, half m omega square y square. Okay, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy is equal to half mv square. This is equal to half m, और v को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, v ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगर हम ये v लेते हैं which is a function of y, then it is this, और इसका स्क्वायर कर देंगे, so this is m omega square, और ये रूट हट जाएगा, this is a square minus y square. This is kinetic energy at the displacement y. Okay, इन दोनों में हमको एक एक एक्सप्रेशन और बनाना है। What will be potential energy and kinetic energy with respect to time? तो उसमें ये हमको क्या बताता है कि जब डिस्प्लेसमेंट y है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हम वो नहीं चाहते, हम ये बोलते हैं कि इसने शुरू किया ऑसिलेट करना, जब ये 2 सेकंड बीत जाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टाइम, और क्या पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें टाइम आता हो, एंड दैट इज वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि हमको इसका टाइम का फॉर्मूला आता है, इसका v का, v का टाइम का फॉर्मूला ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो गया, हाफ m। अब v स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड cos स्क्वायर ओमेगा t। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी के भी 2 फॉर्मूले मिलेंगे, ये हमने ऐसा लिखा है। एक मिनट इसको देखिए, ये y स्क्वायर क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, और y किसके बराबर होता है, a sin ओमेगा t। इसको यहां रख देंगे तो इसका हमको दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिला, u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। y स्क्वायर के बदले में क्या लिखना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 2। So that is potential energy and this is kinetic energy. जब डिस्प्लेसमेंट y है उस समय दोनों एनर्जी का सम कितना होगा निकाल के देखिए, या जब टाइम t है उस समय दोनों एनर्जी का सम कितना होगा, वो मैं आपको ओरल दिखाता हूं। देखिए, when the time is t, ये है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये भी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। कौन कौन प्लस होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस दैट इज इक्वल टू 1। तो टोटल एनर्जी कितनी आई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकला, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस ये आ गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हम क्या देखते हैं, टाइम डज नॉट फिगर, इसमें t नहीं आया। व्हाट डज दैट मीन, इसका ये मतलब है टाइम से इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग ए सिस्टम the total mechanical energy remain same। तो टाइम कितना भी हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑसिलेशन की कितनी रहेगी। सो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। जब ये पार्टिकल बीच में है
उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो कौन सी एनर्जी है इसके पास? जब ये मीन पोजीशन पर है उस समय ये मूव कर रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो उस समय इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और कितनी? यस, मैक्सिमम। v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a ओमेगा। तो मीन पोजीशन में कितना हो जाएगा? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है जब पार्टिकल कहां होता है? मीन पोजीशन पे। वैसे ही जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का। y जब मैक्सिमम होगा तो y की वैल्यू a हो जाएगी। क्या एनर्जी बन गई? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही आया। यानी एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। और मीन पोजीशन में किस फॉर्म में रहती है? काइनेटिक एनर्जी। ये नोट करना हमने। और बीच में कैसी रहेगी? एक से दूसरे में कन्वर्ट होती जाएगी। सो एनर्जी कीप्स ऑन कन्वर्टिंग बिटवीन द टू। और ये मीन पोजीशन में, मीन में कैसी रहेगी? के ई। और एक्सट्रीम में ये पूरी एनर्जी कैसी रहेगी? एक्सट्रीम पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी जगह कैसा रहेगा? दोनों का सम कांस्टेंट, कुछ इसके पास कुछ उसके पास। सो ये जो एनर्जी का रिलेशन है इसका हम एक ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है। एनर्जी के ग्राफ के लिए ये हमने लिया 0 टाइम t by 2, this is t by 4, this is 3/4t। अब जब टाइम 0 है, दोनों एनर्जी का अलग अलग बनाते हैं। जब टाइम 0 है, 0, उस समय काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। उस समय टाइम कितना है? t/4। तो जब टाइम t/4 है तो ये एनर्जी मिनिमम 0। फिर से जब टाइम t/2 आया तो ये एनर्जी मैक्सिमम हो गई। पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों? v का स्क्वायर होता है। तो भले v माइनस होगा लेकिन v स्क्वायर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए फिर से पॉजिटिव। फिर जब यहां एक्सट्रीम पे आएगा फिर 0, और फिर जब टाइम t पूरा होगा अब प्लस v का स्क्वायर, फिर से प्लस v स्क्वायर मैक्सिमम। और फंक्शन कौन सा है? तो आंसर है, फंक्शन है इसका cos स्क्वायर ओमेगा t। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? दिस विल बी लाइक दिस। ये है काइनेटिक एनर्जी का कर्व। काइनेटिक एनर्जी के ई। अच्छा, अब एक और देख लीजिए, फिर इकट्ठा बनाइए। पोटेंशियल एनर्जी। जब टाइम 0 है उस समय पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? 0। और जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। y0 पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जब y0 है उस समय टाइम भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। जब टाइम t/4 हो जाता है, y मैक्सिमम हो जाता है और एनर्जी उस समय मैक्सिमम हो जाती है। ये t/4 में मैक्सिमम एनर्जी, फिर t/2 पे मिनिमम एनर्जी, फिर मैक्सिमम एनर्जी, फिर मिनिमम एनर्जी मीन पे। तो इसका ग्राफ बना इस तरह से।
दोनों को आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बनाएंगे, मुझे भी वैसा बनाना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ये दोनों ग्राफ एक टाइम पीरियड में, बताइए एक टाइम पीरियड में कितने पीक बने? 2। कितने साइकिल? 2। चेंजेस कितने साइकिल हो जाता है? 2। जबकि बाकी जितने भी ग्राफ आपने बनाए थे हर एक में टाइम पीरियड में कितने पीक बने थे? 1। ओके, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब आपने ये एनर्जी के बारे में पढ़ा। यहां पर देखिए ऐसा कौन सा टाइम है जब ऑसिलेशन के दौरान, ऐसा कौन सा टाइम है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है? तो हमारा आंसर है ये वो टाइम, ये इस टाइम पर दोनों एनर्जी कैसी है? इक्वल। इसको हम मैथमेटिकली बना लेंगे। कैसे मैथमेटिकली बना लेंगे? के इज इक्वल टू पीई। के ई का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ये के ई, दिस इज इक्वल टू पीई। अगर इसके इक्वल कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। डिवाइड कर दीजिए, tan स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, टेंजेंट ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और उससे हमको ओमेगा टी की वैल्यू निकलेगी। उससे आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी करके देखेंगे। ये टाइम आपको, जब आप प्लस माइनस दोनों टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, और टेंजेंट की एक वैल्यू के लिए 2 एंगल होते हैं, तो आपके कितने आंसर हो जाएंगे? 4 आंसर होंगे। ये आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4। 4 बार ऐसा टाइम आता है एक ऑसिलेशन में जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और इससे आपका ये क्वेश्चन बनता है, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन हाउ मेनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। 4 ओकेजन कम। ठीक है। हर ओकेजन की कंडीशन क्या है? हर ओकेजन की कंडीशन है tan ओमेगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये उसकी कंडीशन, और उससे आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आ जाएगा। सो दिस इज एनर्जी। इसका ये एम्पलीट्यूड ये कितना है? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। कौन सा? ये हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कभी ये काइनेटिक एनर्जी के पास होता है, फिर पोटेंशियल के पास, फिर काइनेटिक के पास, फिर पोटेंशियल के पास, फिर काइनेटिक, इस तरह से। अच्छा, पहले जो 3 ग्राफ आपने बनाए थे, आपकी कॉपी में बने हुए हैं, उसको देखकर बताइए सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका, सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड किसका? कौन से 3 ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका? कैसे मालूम? वेरी गुड। उसका आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, उसका कितना है? a ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी का a इंटू सिंगल ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ a। इसलिए अगर ये पूछा जाएगा आउट ऑफ 3 ग्राफ्स which has got the largest amplitude, तो आंसर क्या होगा? एक्सीलरेशन। a ओमेगा स्क्वायर, उससे कम वेलोसिटी का। इसको नोट कर लीजिए, that acceleration has got maximum amplitude during oscillations. Velocity less than that and displacement less than that. तो ये इतनी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो ये ऑलमोस्ट सभी फीचर इसके हो गए। हम ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स पढ़ेंगे।
तो पहला एग्जांपल हमने पढ़ना है स्प्रिंग डूइंग ऑसिलेटरी मोशन। स्प्रिंग में ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होता है, किस तरह से होता है। इसमें हम ग्रेविटी को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल रखते हैं। इस सरफेस पर हमने स्प्रिंग को रखा और यहां पर हमने एक मास इसके साथ अटैच कर दिया, मास m इसके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद इसमें इनिशियली कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया, इसको हमने प्रेस किया इस तरफ। अगर हमने इसको इधर प्रेस किया तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको दबाएगा। दबाकर कहां लाना चाहता है, इसी पोजीशन पे लाना चाहता है। तो उस समय हमारी पोजीशन स्प्रिंग की कैसी दिखेगी, द स्प्रिंग विल लुक लाइक दिस। दिस इज एंड ये हमने मीन पोजीशन से इसको कंप्रेस कर दिया, इधर आ गया। ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहां से यहां तक आ गया। अब ये कंप्रेस हो गया है, कंप्रेस होके इसने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया। फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स के कारण, रिटार्डिंग फोर्स के कारण ये यहां आकर रुक गया और अब इसी फोर्स के कारण ये वापस जाएगा मीन पोजीशन में। अब जब ये फोर्स के कारण मीन पोजीशन में ऐसे पहुंचता है तो यहां पहुंचकर इसमें वेलोसिटी आ जाती है, क्योंकि फोर्स इसको क्या देता है, एक्सेलरेशन। फोर्स इसको एक्सेलरेशन देता है, उस एक्सेलरेशन से इसमें वेलोसिटी आ गई। उस वेलोसिटी के कारण इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आया और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये यहां रुका नहीं, ये इसको ओवरशूट कर गया और ओवरशूट करके दूसरी तरफ चला गया। भले स्प्रिंग इसको रोकता रहा, लेकिन ये इसको खींच के ले गया स्प्रिंग को। तो हमारी अगली कंडीशन हमको क्या मिलती है कि ये स्प्रिंग ऐसा हो जाता है। क्यों, ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करके इधर चला गया, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन। और यहां आकर रुका क्यों, यहां से ये इधर चला क्यों, ड्यू टू फोर्स के कारण रुका और फोर्स इसको वापस ले गया। तो ये फोर्स इसको वापस ले गया, अब ये यहां चला गया। जैसे ही ये यहां जाता है, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y, तो इसमें स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से उल्टी, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से उल्टी। तो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से उल्टी है और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। ये किसकी कंडीशंस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इस फोर्स के कारण ये फिर ऐसा आएगा, यहां आएगा तो इसके पास फिर वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आएगी तो क्या करेगा, मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, ओवरशूट करके इधर आ जाएगा। यहां पर फोर्स ऐसा लग गया तो ये फोर्स इसको इधर खींचे दबाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा और इनर्शिया के कारण फिर इसको ओवरशूट करके इधर चला जाएगा। तो ये ब्लॉक कैसा चलता रहेगा, ऐसा। So this will be doing simple harmonic motion. ये हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। हम सिर्फ इसको डिस्प्लेसमेंट को और फोर्स को, इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों को काउंट कर रहे हैं। तो ये मास कैसा मोशन कर रहा है, दिस मास इज डूइंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको मालूम है। ओके, तो इसमें हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बना, ये आपको समझ में आ गया। मीन पोजीशन की तरफ किसके कारण जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन को क्रॉस क्यों करता है, ड्यू टू इनर्शिया। तो इसके पास, इस सिस्टम के पास क्या दो चीजें होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया। रिस्टोरिंग फोर्स किसका है, स्प्रिंग का।
इनर्शिया किसका है? उस बॉडी का। उसके पास मास है, जिस चीज के पास मास है वही उसका इनर्शिया। तो ये दोनों चीजें इस सिस्टम के पास है, इसलिए इट इज कैपेबल टू डू दी ऑसिलेशन। तो किसी भी सिस्टम के पास ये दो चीजें होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। और ये याद रखिए, दिस ऑल्सो मेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। सो द सिस्टम शुड हैव टू फीचर्स। नंबर 1, a restoring force acting towards mean position, and number 2, inertia. Otherwise वो mean position को क्रॉस नहीं करेगा, inertia नहीं होगा तो। और अगर restoring force नहीं है तो mean position पे आएगा ही नहीं। जैसे अगर हम स्प्रिंग की जगह एक कुट्टी रखें, आटे का टुकड़ा रखें, आटे का टुकड़ा रखा, मास उधर रखा और हमने ऐसे दबा दिया, आटे का टुकड़ा दब गया, लेकिन वापस नहीं आएगा। क्यों? क्या नहीं है उसके पास? रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। दैट इज ए प्लास्टिक, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसलिए उसमें ऑसिलेशन नहीं होगा। सो दीज आर द टू कंपल्सरी थिंग्स, रिस्टोरिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। अभी किसका है यहां पर? स्प्रिंग का। ऐसे हर एक केस में किसी न किसी ऑब्जेक्ट का रिस्टोरिंग फोर्स होगा और हमेशा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? इनर्शिया ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, इनर्शिया इन ऑसिलेटिंग बॉडी। जैसे अगर हमने यहां पर मास लगाया ही नहीं, खाली स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग वापस आएगा, वहीं रुक जाएगा। क्यों? इनर्शिया नहीं होगा, तो इनर्शिया मोशन किसका होगा? इसलिए ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं और यही मिनिमम कंडीशन है। ओके, अब इसमें देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो इसके फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका फोर्स कितना होता है? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एट एनी डिस्प्लेसमेंट y is, or any displacement x, this f is proportional to x. What is x? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट y लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? f is proportional to y. y क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। सो f is equal to ky। माइनस साइन क्यों लगा दिया? बिकॉज इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो f is equal to माइनस ky। ओके, अब इसमें देखिए F क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। दिस इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो ये हमने बनाया एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो एम अपॉन के इज इक्वल टू y अपॉन e। या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k अपॉन m इंटू y। इसमें इस k अपॉन m को देखिए, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज इनर्शिया कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? दैट a is proportional to y. If a is proportional to y, then माइनस क्या दिखाता है? It is opposite in sign. So this is condition of, this is condition of simple harmonic motion. Therefore this is a simple harmonic motion. तो हमने ये प्रूफ किया कि ये जो स्प्रिंग का मोशन हो रहा है ये कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के सभी लॉज हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा लॉ हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं? हम एक फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं टाइम पीरियड का, कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी तक हमको मालूम है क्या होता है?
t टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये हमने बनाया था y अपॉन ए। अब इस y अपॉन ए को हम ढूंढने जाते हैं कि ये स्प्रिंग की कैलकुलेशन में y अपॉन ए कहाँ है। तो हमको मिलता है यहाँ, ये इसको a को इधर ले आइए, इन दोनों को इधर ले जाइए, तो y अपॉन ए की वैल्यू क्या हो गई? y अपॉन ए इज इक्वल टू m अपॉन k। माइनस हम छोड़ देते हैं बिकॉज दैट डज नॉट रिलेट टू वैल्यू, वो सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो इसलिए y अपॉन ए की वैल्यू क्या आई? m अपॉन k। तो यहां पर हमने m अपॉन k रख दिया। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। क्या जरूरत है हमको y अपॉन a को m अपॉन k बनाने की? इसलिए क्योंकि जब ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हम नाप नहीं सकते, वो तो ऐसा झूल रहा है। क्या चीज हम नाप सकते हैं? इसको उठाकर हम बैलेंस पे रखेंगे, इसका मास नाप सकते हैं और स्प्रिंग का के नाप सकते हैं। ये दो चीजें मेजरेबल है, इसलिए हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? m अपॉन k के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज इन केस ऑफ दिस सिस्टम, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। ये अब इसमें देखिए मास हमको क्या देता है? इनर्शिया फैक्टर। k क्या है? स्प्रिंग फैक्टर। व्हाट इज स्प्रिंग फैक्टर? फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो k बेसिकली क्या होता है? फोर्स। तो ये जो चीज है टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं दिस इज 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय फोर्स फैक्टर, रिस्टोरिंग फोर्स फैक्टर। ये याद रखिए, जितना इनर्शिया फैक्टर बड़ा होगा उतना टाइम ज्यादा होगा, जितना फोर्स बड़ा होगा उतना टाइम कम होगा। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स बड़ा होगा उसको जल्दी वापस बुला लेगा, टाइम कम हो जाएगा। इनर्शिया बड़ा होगा, ज्यादा दूर तक ले जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हम याद रखते हैं। तो टाइम पीरियड के अब दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, एक इनर्शिया वाला और दूसरा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, तो दिस इज एक्सेलरेशन, सॉरी दिस इज ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। ये उसका टाइम पीरियड है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो इसको उल्टा कर देंगे, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट k अपॉन m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। So this is oscillation of spring. स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स होता है? इज इट यूनिफॉर्म फोर्स और इट इज चेंजिंग फोर्स? इट इज चेंजिंग फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। हम एक और तरह के फोर्स में एक सिस्टम को देख सकते हैं और वो फोर्स है ग्रेविटी का। ग्रेविटी के फोर्स की वैल्यू एक जगह पर नहीं बदलती है, ओके, एंगल के साथ बदल भी सकती है। तो एक ये स्प्रिंग का एग्जांपल था। एक एग्जांपल हमने और स्टडी करना है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। तो अगला एग्जांपल लेते हैं कि पेंडुलम के मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं? एक रिजिड सपोर्ट लेके हमने एक स्ट्रिंग को लटका दिया और उसके नीचे एक मास को लगा दिया। ये मास इट इज एज गुड एज ए पॉइंट मास, छोटा सा रहेगा। एंड दिस इज जो प्रैक्टिकल आप करते हैं इसको बॉब कहते हैं। सो दिस इज ए पॉइंट मास। ओके, ये एक सिंपल पेंडुलम बनता है। अगर ये सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स ये हो सकता है कि ये जो स्ट्रिंग हमने ली है उसकी जगह हम एक लकड़ी का डंडा ले लेंगे और इसको यहां ना लगा के बीच में कहीं लगा लेंगे, एक ही जगह दो मास ले लेंगे। अभी ये जो हमने स्ट्रिंग ली है इसकी तीन स्पेशलिटी क्या है? इनएक्सटेंसिबल, इस पर थोड़ा सा कम या ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो इसकी लंबाई नहीं बदलेगी।
जो इसकी लंबाई है वो फिक्स रहेगी। दूसरा फ्लेक्सिबल, अगर इसको ऐसा मोड़ेंगे तो ये अपने अंदर से कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगी, दैट इज फ्लेक्सिबल। तीसरा मासलेस, इसका अपना कोई मास नहीं है, जिसका जो भी मास है वो किसका है, पॉइंट मास का मास है। तो ये तीनों चीजें एज्यूम करके इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। सो दिस इज सिंपल पेंडुलम। ओके, ये सिंपल पेंडुलम को हमने ऐसे लटकाया और ये अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ये रुका हुआ है। दिस इज इट्स मेन पोजीशन। यहां से हमने इसको डिस्प्लेस किया और इसको पकड़कर हम यहां ले गए, यहां से थीटा एंगल बनाकर, ये हमने थीटा एंगल बनाकर इसको यहां से डिस्प्लेस किया। इसको डिस्प्लेस करने में हम ऐसा उठाए इसको ऊपर, हमको वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क हमने किया वो क्या बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास यहां पर हमने शुरू में इसको एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी जिसने इसको पहले इधर डिस्प्लेस किया उसने इसको एनर्जी दी। ओके, ये देने के बाद यहां पर हमने छोड़ दिया। छोड़ने से क्या होगा, छोड़ने से इस पर ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा। उस फोर्स के डायरेक्शन उसकी नीचे होगी mg, और इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं हम। एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके पैरेलल, सॉरी इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये कितना है, mg sin थीटा। तो ये जो mg sin थीटा है और ये mg cos थीटा है, हम ये मान सकते हैं कि mg फोर्स ऐसे दो फॉर्मेट में काम कर रहा है, दो कंपोनेंट्स में काम कर रहा है। तो इस बॉब को इधर भी खींचा जा रहा है और इधर भी खींचा जा रहा है। जब इस बॉब को इधर खींचा जा रहा है mg cos थीटा से, तो ये धागा इनएक्सटेंसिबल है, लंबा नहीं हो सकता है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर एक टेंशन डेवलप करता है और अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से टेंशन डेवलप करके ये इतना टेंशन डेवलप कर लेता है जो कि mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। इससे ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो ये टेंशन इसको बैलेंस कर लेता है, उससे ये ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है, इस लाइन में कोई मोशन नहीं। अब ये जो दूसरा कंपोनेंट इधर ला रहा है, इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, दिस बिकम्स ए अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पर अब अनबैलेंस्ड फोर्स कौन है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स, unbalanced force is mg sin theta। ये mg sin theta की डायरेक्शन किधर है, मेन पोजीशन की तरफ। तो ये जब कोई फोर्स अनबैलेंस्ड होता है तो क्या करता है, चीज को, ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है, उसको एक्सेलरेशन देता है। तो इसने इसको एक्सेलरेशन दिया और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बिल्डअप हुई और ये चलकर यहां वापस आ गया। तो वापस आया किस फोर्स के कारण, therefore mg sin theta in this case is the restoring force which will restore it back to the main position। तो यहां पर restoring force कौन है, F mg sin theta। ये restoring force हो गया जो इसको वापस लेकर आता है। Is this point clear? अब देखिए इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो mg sin थीटा है, फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा वी नो दैट थीटा, sin थीटा एंड tan थीटा ऑल थ्री आर अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू होती तीनों की, इसलिए sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इन रेडियन। सो दिस वी कैन राइट एज mg थीटा, और इसकी डायरेक्शन हम रख देते हैं माइनस। क्यों माइनस बताइए, जब थीटा बढ़ेगा तो किस तरफ बढ़ेगा, इधर, फोर्स किधर काम करेगा, therefore to make it equal we have to put minus। so this is f is equal to minus mg into theta।
अब इसमें थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों तरफ से m कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? कांस्टेंट एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एक्सीलरेशन इज proportionate to displacement and opposite in direction. Opposite in direction. ये दोनों शर्तें किसकी? Acceleration is proportionate to displacement and opposite in direction. Yes, these are conditions for simple harmonic motion. These are conditions for simple harmonic motion. Therefore, this motion is a simple harmonic motion. Therefore, this is a simple harmonic motion. So, prove that motion of pendulum is a simple harmonic motion. कैसे प्रूफ किया हमने? एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दिस इज अ फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसमें हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इसका लेते हैं t. हमारे पास t का फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट y अपॉन a. ये t का फॉर्मूला है. व्हाट इज y एंड a वहां से निकाल दिया. अच्छा, अब हमने y इज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन a इज ए लीनियर एक्सेलरेशन. लेकिन यहां पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. व्हाट इज दैट डिस्प्लेसमेंट? थीटा. तो इस थीटा को हम लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. देखिए, वी नो दैट इन पेंडुलम a इज इक्वल टू g थीटा. दिस इज इक्वल टू g. अब ये जो थीटा है फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू tan. Therefore, a is equal to g साइन थीटा और a is equal to g साइन थीटा. यहां से हमने साइन थीटा लिया या थीटा को रेडियन में लिया, तो ये क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस. ये रहा इसका आर्क और ये रहा इसका रेडियस. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम इसको परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं. दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हमने लिया y और ये L. सो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? y अपॉन L. अगर माइनस रखते जाएं दिस 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 दिस, सो a इज इक्वल टू माइनस g y अपॉन L. ओके, माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन. वैल्यू में इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू. तो यहां पर आप देखिए y अपॉन a किसके बराबर आएगा? y अपॉन a इज इक्वल टू L अपॉन g. आता है? ये y अपॉन a की वैल्यू आ गई. इस इक्वेशन से ये इक्वेशन वो लेके आए वहां से. ओके, तो ये y अपॉन a की वैल्यू आ गई, ये हमको यहाँ पर रखनी है. देन व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 पाई रूट y अपॉन a को क्या लिखना है? L अपॉन g.
ये हमारा इक्वेशन बना टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। So this is time period of oscillation of a pendulum। तो पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमने निकाला और इसी को हमको 2-3 चीजें और स्टडी करनी है। जैसे टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनेट है और किसके प्रोपोर्शनेट नहीं है। जैसे अगर हम इस मास को डबल कर देंगे, डबल, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड? नो चेंज बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज देखिए जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सबने नोट कर लिया। एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड इन पेंडुलम्स ऑसिलेशन। तो आप ये लिखेंगे पूरा, ठीक है? ओके, अब इसमें देखिए टाइम पीरियड, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये जब हार्मोनिक मोशन, ये जब मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इसको हमने यहां से 1 सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, सो इट कीप ऑन ऑसिलेटिंग। ये ऐसे ऑसिलेट करता है। इसको हमने यहां से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट किया और इसको छोड़ दिया, ये भी वापस आता है और ऑसिलेट करता है। दोनों की लंबाई बराबर है L, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। दोनों में से किसका टाइम ज्यादा होगा, किसका कम होगा? है? बराबर होगा। क्यों? लेंथ सेम है। फिर वो डिस्प्लेसमेंट जो कि y है, इस एक्सप्रेशन में नहीं है। ये एंगल थीटा कम है, ये एंगल थीटा ज्यादा है, ये y छोटा है, ये y बड़ा है। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में न y है न थीटा है। इसका मतलब टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है, और चेंज करेगा तो g के कारण करेगा। तो 2 चीजों के कारण टाइम पीरियड चेंज होता है। टाइम पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ जी, बस। और कोई भी चीज आप चेंज करिए, तो यहां पर हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं? आंसर है एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड 1 है और इसका एम्पलीट्यूड 2 है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसमें फिगर नहीं करता, एम्पलीट्यूड फिगर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट फिगर नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इससे हमको एक बड़ी अच्छी चीज मिली कि हमने टाइम पीरियड इससे कैलकुलेट कर लिया, और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको ऐसे हिला दिया, कितना भी दूर ले जाके हिला दिया। पहली बार ये ऐसा ऐसा चलता है, फिर ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा हो जाता है, लेकिन हर बार क्या चीज सेम लगेगी? टाइम। तो अगर ये टाइम हर समय सेम लेगा तो हम इसे घड़ी बना सकते हैं। जब ये पेंडुलम ऐसा जाएगा तो हमारी सुई को एक आगे बढ़ा देगा, फिर ऐसा आएगा, फिर एक आगे बढ़ा देगा, फिर एक आगे बढ़ा देगा, फिर एक आगे बढ़ा देगा। इस तरह से हर एक ऑसिलेशन में घड़ी की सुई को एक एक आगे करता जाएगा। अब ये ज्यादा दूर तक जाएगा तो भी करेगा, कम दूर तक जाएगा तो भी करेगा। और हमने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जब भी इसका ऑसिलेशन स्लो होने लगता है, कोई जाता है इसको धक्का मार देता है, यानी और एनर्जी दे देता है। या तो हम एक स्प्रिंग टाइट करके लगा देते हैं, वो स्प्रिंग इसको ऐसा करता रहता है, या बैटरी लगा देते हैं, आजकल बैटरी ऐसे करते रहती, कोई ना कोई इसको ऑसिलेट कराता है। क्योंकि ऑसिलेशन की ये प्रॉपर्टी होती है दैट टाइम पीरियड इज ए कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। कोई भी ऑसिलेशन हो, भले स्प्रिंग का हो, भले पेंडुलम का हो, भले मॉलिक्यूल्स का हो, और आगे जाके आप पढ़ेंगे फील्ड के ऑसिलेशन, इसके ऑसिलेशन, उसके 10 चीजों के ऑसिलेशन। हर ऑसिलेशन में क्या फीचर होता है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कांस्टेंट। वो जो एक बार बन गया बन गया।
और उसको जो बनाता है उसकी कोई ना कोई चीज होती है जो उसको फिक्स करती है। वो चीज कौन है? L और G पेंडुलम के केस में। वो चीज स्प्रिंग के केस में कौन है? M और K रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया फैक्टर। इसमें भी उसी से ये फॉर्मूला बना है, सब फॉर्मूले एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम पीरियड के लिए हमको याद रखना है कि टाइम पीरियड के लिए कौन सी दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आंसर है टाइम पीरियड के लिए इनर्शिया फैक्टर और रिस्टोरिंग फोर्स। इनर्शिया फैक्टर और फोर्स फैक्टर, ये जो आपने नोट किए हैं। तो अगर हमारा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है विच आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच टाइम पीरियड डिपेंड, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? इनर्शिया फैक्टर एंड रिस्टोरिंग फोर्स। अगर उन्होंने कोई चीज का नाम नहीं दिया, फिर से अब इसमें चीजों के नाम डालते हैं। इन केस ऑफ स्प्रिंग मोशन, इन केस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, विच आर द टू फैक्टर्स? मास ऑफ द बॉडी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। इनर्शिया की जगह आप क्या बोलेंगे? हम मास ऑफ द बॉडी, और रिस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फैक्टर। ठीक, फिर से व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ ए पेंडुलम डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? एंड यस, क्योंकि आप इसको m से मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा? mg फोर्स बनेगा ना। दोनों ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर m आया तो वो क्या हो गया? इनर्शिया। नीचे m आया तो क्या हो गया? फोर्स। इनर्शिया अपॉन फोर्स। तो इनर्शिया अपॉन फोर्स के हर फीचर में अलग अलग फॉर्मूले में उसको काउंट करने के हमारे मेथड अलग अलग हो जाते हैं। हर समय हम या तो y अपॉन a की वैल्यू उठाकर लाते हैं, या हर समय हम m अपॉन रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उठाकर लाते हैं। ऐसे जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो और बहुत सारे ऑसिलेशन आपको बताए जाएंगे। जैसे ये एक टैंक में पानी है और इस पानी में हमने एक लकड़ी का टुकड़ा डुबाया है, वो ऐसे डूबा हुआ है। ये अब इसको हम यहां से फोर्स लगाते हैं और ये थोड़ा सा अंदर चला जाता है, इतना अंदर जाता है और हम फोर्स हटा लेते हैं। डिस्प्लेस किया, हटा दिया, तो वाटर की बॉयंसी के कारण वो इसको ऊपर धक्का मारती है। ये क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसकी पोजीशन को रिस्टोर करता है। अब कोई कहानी चालू, ये मिडिल पोजीशन पे अपनी वीक पोजीशन पे आया, तब तक स्पीड आ गई, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया और ऊपर उछल गया। ऊपर उछल गया तो mg किधर डायरेक्शन बना ली? नीचे। रिस्टोरिंग फोर्स नीचे हो गया, फिर नीचे गिरा, फिर मोशन आ गया, फिर अंदर चला गया। तो ये क्या करने लगता है? ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगता है। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालिए। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए फिर हमको सोचना पड़ता है इसकी रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बॉयंसी का फॉर्मूला। इसके डिस्प्लेसमेंट से बॉयंसी का फोर्स कैसे रिलेटेड है आप निकाल सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा, वो जब हम निकाल लेते हैं उससे फिर हम y या m अपॉन f की वैल्यू निकालते हैं। m इसका मास, फोर्स बॉयंसी का फोर्स, इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं फिर टाइम निकल जाएगा। इस तरह से इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। जैसे एक चिमनी यहां पर है और उसके ऊपर से उसी के डायमीटर का एक बॉल हमने रखा और उसको ऐसे अंदर दबा दिया। जैसे हम ऐसे फोर्स लगाते हैं वो उसके अंदर की हवा को ऐसे दबाता है, स्प्रिंग जैसे। अब हवा क्या करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स बिल्डअप होगा, वो उसको वापस फेंकेगी और ये बॉल ऐसे ऊपर उछलेगा। उछल के अपने mg वेट के कारण फिर नीचे आ जाएगा और फिर हवा को दबाएगा, फिर हवा इसको ऊपर दबाएगी। तो स्प्रिंग जैसे ही हमने उसमें चिमनी में बॉल को अंदर डाला, हमने क्या देखा? बॉल नीचे नहीं आया। क्या कर रहा है? वो अंदर में ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। उसका टाइम पीरियड निकालिए। तो इस तरह से अलग अलग केस ऑसिलेशन के बनाए जाते हैं और हमको टाइम पीरियड निकालने को बोला जाता है। और हमको क्या याद रखना है? टाइम पीरियड के दो बेसिक फॉर्मूले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, या तो उसको कहीं से ढूंढ लें, या मास अपॉन रिस्टोरिंग फोर्स, इसको कहीं से ढूंढ लें। और ये ढूंढ के उसकी वैल्यू चिमनी वाले में, इसमें, उसमें, हर एक में उसकी वैल्यू रख के करते हैं। तो जैसे जैसे ये न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे,
लोगों ने इसको सॉल्व किया और उसके सॉल्व करके सबके सॉल्यूशंस आपकी बुक्स में हैं। तो फिर हम स्टूडेंट ये करते हैं कि अगर हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी लिस्ट तो याद कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे हो गए। तो आप लोग भी चाहें तो वैसे याद कर सकते हैं। फिलहाल सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, स्प्रिंग और ये पेंडुलम। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें जी की वैल्यू अगर हम माइंस के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहाड़ पर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू कम हो गई तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो जो घड़ी हमको यहां सरफेस पर ठीक टाइम देती थी वो पहाड़ पर जाकर क्या हो जाएगी? फास्ट की स्लो? जी की वैल्यू कम हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो पहले वो 1 सेकंड टाइम लेती थी, अब 1.2 सेकंड टाइम लेती है, ज्यादा टाइम हो गया। पहले 1 मिनट में कितनी बार आ जाती थी? 60 टाइम्स, तो 60 सेकंड घड़ी भर गई। अब 1 मिनट में 60 टाइम आएगी क्या, या कम टाइम आएगी, या ज्यादा बार आएगी? कम बार आएगी। क्यों? हर एक बार में अब कितनी देर में आती है वो? 1.2 सेकंड में। पहले 1 सेकंड में आ जाती थी, अब 1.5 सेकंड में आती है। तो पहले तो 1 मिनट में 60 बार आ जाती थी, अब 60 बार आएगी क्या? नहीं आएगी, कम बार आएगी। कम बार आएगी तो उतने ही उसको चलाएगी। अब उसने इसको चलाया 55, तो हमारी घड़ी लेट हो गई कि फास्ट हो गई? लेट हो गई। विल इट लूज टाइम और विल इट गेन टाइम? लूज टाइम। तो ये सारी लैंग्वेज यूज करती हैं दैट व्हेन वी गो टू द हिल्स व्हाई आवर पेंडुलम क्लॉक लूज टाइम। तो लूज टाइम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, बिकॉज द टाइम पीरियड विल इंक्रीज, द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। Since the frequency, that is per minute, oscillations will decrease, therefore the clock will become slow. ठीक है, ये पेंडुलम क्लॉक के लिए होता है। हाइट से ये ऐसे एडजस्ट होती है और इस पर फिर न्यूमेरिकल भी बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा कि हम इस पहाड़ पर गए, उसकी हाइट इतनी थी, अगर उसकी हाइट इतनी थी तो हमारी घड़ी कितनी लेट हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे, पहले जी से, ग्रेविटेशन के चैप्टर से h की वैल्यू लेके g की नई वैल्यू निकालेंगे। एक बार g की वैल्यू g रखेंगे और दूसरी बार g की नई वैल्यू रखेंगे और इससे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसको निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/5 g अपॉन l। g की वैल्यू कम हो गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो गई। पहले एक घड़ी 1 मिनट में 60 की फ्रीक्वेंसी रखती थी, अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई 55, तो वो कांटा कितना आगे गया? 55, और हमारी घड़ी 5 सेकंड लेट होगी। समझ आया? तो कितनी घड़ी लेट होगी या फास्ट होगी वो हमको किससे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन के हमारे 2 फॉर्मूले हो गए।